नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज भी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के जख्म को भूल नहीं सकी है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा जोरों पर है। हालात यह है कि रूस यूक्रेन जंग के 26 दिन के बाद कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिखता। ना पुतिन तैयार और ना ही जेलेंस्की पीछे हटने को राजी। रूस के हमले ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोलैंड दौरे ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका शांति सेना के जरिए रूस की घेराबंदी करना चाहता है। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन को यह मंजूर होगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं? बाइडेन के पोलैंड दौरे पर शांति सेना को लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले 25 मार्च को पोलैंड जा रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन और माना जा रहा है कि उस दौरान वो दूसरे देशों के साथ मिलकर इस बारे में फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका, और अगर अमेरिका की ओर से इस तरह की कोशिश की गई तो यकीनन अब तक रूस का राष्ट्रपति पुतिन का जो रुख है वो यही बताएगा कि अमेरिका का ये कदम रूस को नामंजूर होगा। ऐसे में आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बाइडेन के पोलैंड दौरे को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। सबका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश, लेकिन उसके पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कीव दहला, लवीव दहला, ओडेसा खंडहर बन गया, खारसेन मटिया मेट हुआ, मारियुपोल में मातम पसर गया। कोई शहर, कोई कस्बा नहीं जहां 26 दिनों में यूक्रेन में तबाही के निशान न दिख रहे हों, बर्बादी की दास्तां न हो। लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं और उधर पुतिन भी पीछे हटने को राजी नहीं। जंग के इस मोड़ पर एक नई आहट शुरू हो गई है। डर का नया अंदेशा मंडरा रहा है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है रूस यूक्रेन की जंग? ये सवाल यूं ही नहीं है, जमीनी हकीकत तो इसी तरफ इशारे कर रही है, जिसका जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किया है। Років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. दरअसल हिटलर ने नाजियों के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने की साजिश रची थी और अपनी साजिश को उसने फाइनल सॉल्यूशन नाम दिया था। इसे आज होलोकॉस्ट यानी पूर्ण विनाश कहा जाता है। हिटलर के हुक्म पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया था। जेलेंस्की खुद भी यहूदी है, लिहाजा वो इजराइल समेत दुनिया को एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध की याद दिला रहे हैं तो दूसरी तरफ पुतिन की तरफ बातचीत का पासा फेंक रहे हैं। लेकिन साथ ही आगाह भी कर रहे हैं कि अगर रूस के साथ बातचीत फेल हुई तो इसका अंजाम तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर होगा। इस बीच रूस के हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने पोलैंड प्लान तैयार किया है। आखिर क्या बाइडेन का ये पोलैंड वाला प्लान विश्व युद्ध का ऐलान है? इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि बाइडेन का बेल्जियम और पोलैंड में क्या प्लान है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन सबसे पहले बेल्जियम के ब्रसेल्स में नाटो सहयोगियों, G7 के नेताओं और यूरोपियन संघ के नेताओं से यूक्रेन की मदद पर बातचीत करेंगे। साथ ही वह ऐसी पाबंदियों पर बातचीत करेंगे जिसके बाद रूस को आक्रमण की अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़े। ब्रसेल्स से बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड के वार्सा जाएंगे। आंद्रेज डूडा से उनकी बातचीत होगी। बाइडेन के दौरे पर रूस की कड़ी नजर रहेगी क्योंकि बाइडेन ने पुतिन को पहले ही वॉर क्रिमिनल तक कह दिया है। Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. दरअसल बेल्जियम में बाइडेन नाटो सहयोगियों से यूक्रेन में शांति सेना भेजने की बात कह रहे हैं। अमेरिका के बजाय किसी दूसरे नाटो देशों की सेना यूक्रेन भेजी जा सकती है। अगर शांति सेना के माध्यम से अमेरिका ने कोई खेल किया तो रूस को यह मंजूर नहीं होगा। रूस कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया में छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।
आज इस युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन हालात जस के तस, आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं। इन सब के बीच दो गुटों में बंटती हुई दुनिया दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जेड तरार, स्पोक्स पर्सन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रामेश्वर सिंह जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मॉस्को से इस वक्त जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। इन सबसे चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले सीधे कीव का रुख करेंगे। राजेश पवार हमारे संवाददाता सीधे कीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अभी के हालात क्या हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान कि वो बातचीत को तैयार है रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, लेकिन अगर बातचीत असफल होती है तो फिर इसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। उनके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए चित्रा, अगर आप किसी को धमकी देते हैं और फिर बातचीत की बात करते हैं तो आपका मतलब बातचीत का है ही नहीं, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की इस वक्त इंतजार कर रहे हैं जो ब्रुसेल्स में मीट होनी है नेटो देशों की, जिसको बाइडेन खुद अटेंड करेंगे, कि उसका आउटकम क्या होता है। इसलिए वो दोनों तरफ की बात इस वक्त कर रहे हैं। अगर नेटो देश और अमेरिका कुछ ऐसे प्लान के साथ सामने आते हैं जिसमें यूक्रेन को और मदद दी जा सकती है, या किसी तरह से बूट्स ऑन ग्राउंड में भी, चाहे वो पीस कीपर के तौर पे हो, अगर वो इसके लिए कुछ बातचीत करते हैं या किसी बड़े सैनिक साजो सामान देने का ऐलान करते हैं, तो जेलेंस्की का रुख हार्ड हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। और अगर उन्हें जो कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वो बहुत देर से नेटो से और अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं, अगर ये चीजें नहीं मिल पाती हैं उनको, तो उनका रुख जो है वो नरम पड़ जाएगा। तो वो दोनों कभी नरम और कभी गर्म की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि नेटो और अमेरिका जो मीटिंग है ब्रुसेल्स में होने वाली है उसमें क्या डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार वो फिर अपनी आगे की रणनीति को बढ़ाएंगे। चित्रा, विश्व युद्ध की ये जो धमकी दी जा रही है राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? क्योंकि एक तरफ, जैसा कि राजेश आपने भी इस बात का जिक्र किया कि युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मौजूदा स्थिति कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे युद्ध की शुरुआत हुई थी आज 26वें दिन भी तबाही के साथ वो वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी दूसरा देश अगर दोनों की बातचीत में आता है तो रूस को यह नामंजूर होगा, पहले ही राष्ट्रपति पुतिन की ओर से साफ साफ कहा गया है। लेकिन अगर आप बातचीत के लिए ऑफर करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप धमकी भी देते हैं, तो बात कैसे बनेगी? राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात को समझना आखिर क्यों नहीं चाहते हैं? राजेश, देखिए, अभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मिलिट्री तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे, और जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की, उसके तौर पे। अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहीं कमजोर नजर आते हैं या एकदम जो मेन डिमांड है रशिया की उनको डायरेक्टली मान लेते हैं, तो उनकी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोग हैं यूक्रेन के, बहुत से लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस चीज को समझते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी बोलना, किसी भी तरह का एक समझौते का डायरेक्ट सिग्नल देना अपने लिए आत्मघाती हो सकता है। तो वो जो भी चीज बोलेंगे बड़ी सोच समझ के बोलेंगे और उन्हें धीरे धीरे किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और यही कारण है कि जो 4 राउंड बातचीत के हुए हैं और जो डेली बातचीत हो रही है उसमें वो बहुत कौशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये जरूर बोला है कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे हम, लेकिन ये उनका अपना बयान नहीं है। नेटो साफ इंकार कर चुका है कि इस वक्त हम किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद जेलेंस्की का ये बोलना कि हम शामिल नहीं होना चाहते, अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है। तो जो भी कुछ अभी जेलेंस्की बोल रहे हैं, हाँ। वो अपनी फौज का मोराल को ध्यान रखते हुए बोल रहे हैं और आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी, दोनों ऑप्शंस खोलते हुए वो ये बयान दे रहे हैं। चित्रा, बार बार कीव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कीव पर कब्जा करने के बजाय यूक्रेन के बाकी शहरों में तबाही बहुत ज्यादा भयानक तौर पर रूस की ओर से पैदा की जा रही है, जबकि वो जिस तरह का संपन्न देश है आसानी से कीव पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अब तक ये जो स्ट्रैटेजी रूस की बनी हुई है, आज 26वें दिन भी ये क्या कहती है? राजेश, देखिए, रूस की स्ट्रेटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। आम कन्वेंशनल सोच के लोगों के लिए, कन्वेंशनल जो वॉरफेयर में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो ये स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाएंगे। रूस की स्ट्रेटेजी रही है कि जितना ज्यादा भूभाग वो कब्जे में कर सकते हैं, खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में, उतना वो कब्जा कर रहे हैं। शहरों को घेर रहे हैं लेकिन शहरों में घुस नहीं रहे। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है कि जब शहरों में घुसेंगे तो उनकी अपनी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। दूसरा, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, जो कोलेटरल डैमेज है, वो बहुत ज्यादा होगा जब वो शहरों के अंदर घुसेंगे। और यूक्रेन इस रणनीति को समझ रहा है और यही कारण है कि रूसी फौजों को नॉर्मल भूभाग में, कंट्री साइड में इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यूक्रेनियन फौजें हैं वो शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई हैं अभी, और यही कारण है हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाकों में हमला तेज हो रहा है
क्योंकि रूस का मानना है कि जो ये फौजी है और ये मिलिशिया है ये सिविलियन एरियाज में रह रही है और वहां छुपी हुई है, और यही कारण है हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाके में, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले कुछ दिनों में हमला काफी ज्यादा बढ़ गया है। चित्रा, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। यकीनन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, न सिर्फ राजधानी कीव बल्कि पूरे के पूरे यूक्रेन में बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर देते हुए जल्दी से अपने जो खास मेहमान है उनका हम रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कीव में 35 घंटे के लिए नए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आज रात 8 बजे से बुधवार सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यकीनन जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर ये जो अहम निर्णय लिया गया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, लेकिन कीव पर कब्जे की कोशिश के बजाय यूक्रेन के तमाम दूसरे शहरों को तबाह करने पर आमादा है रूस। तो क्या अब उसकी नजर कीव पर है? इस वजह से ये बड़ा कदम यूक्रेन की ओर से उठाया गया है। कई ऐसे सवाल, लेकिन इन सबके बीच विश्व युद्ध का रूप लेता जा रहा है। जिस तरह के मौजूदा स्थिति हालात बने हुए हैं, बार बार ज़ेलेंस्की की ओर से ये बातें कही जा रही हैं, एक तरह से इसको धमकी भी कहा जा रहा है सीधे। लेकिन जेड तरार में आपका रुख करते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शांति सेना भेजने की अमेरिका की ओर से कोशिश, क्या रूस को यह मंजूर होगा और ये कदम क्या आगे आने वाले वक्त में अमेरिका उठा सकता है? इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे आप? जी चित्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक ऑन। देखिए, आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन कई दिन में नेटो के एक समिट में जाएंगे। हम समझते हैं कि जब हम शांति और मुज़ाकरात, बैठक और बातचीत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम तो तैयार हैं, बल्कि आपने भी कहा है आपके शुरू के प्रोग्राम में कि ऐसा लग भी रहा है कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की भी तैयार हैं। लेकिन उसी वक्त हम वही टैक्टिक्स देख रहे हैं रूस से, यानी कि पुतिन खुद ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मिसाइल और बम आम नागरिकों पर लॉन्च कर रहे हैं, मुसलसल शहरों पर वो लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल और बम। तो हम नहीं समझते कि ये इस वक्त मुमकिन है कि हम शांति और बैठक और बातचीत के जरिए इस मसले का और इस लड़ाई का हम हल ढूंढेंगे। अफसोस की बात ये है, इस बारे में क्या अमेरिका की ओर से क्या निर्णय लिया जा रहा है? चूंकि राष्ट्रपति बाइडेन के अहम दौरे भी होने जा रहे हैं, इस वजह से ये सवाल सभी के जेहन में है कि शांति सेना को लेकर क्या फैसला आप लोगों की ओर से किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से भी कहा गया है कि अगर रूस को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है या हम दोनों देशों के बीच किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप होता है तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए दुनिया तैयार रहे। इस पर क्या है अमेरिका का टेक? जी, आपने सुना होगा चित्रा की हमारा जो राजनीति है वो बहुत स्पष्ट है। यानी हम नहीं चाहते कि इस लड़ाई को हम बढ़ाएं, हम नहीं चाहते, बल्कि खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने इसी अल्फाज में, यही शब्दों में इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि तीसरी विश्व युद्ध हो। ये जाहिरी बात है। तो इसीलिए हमने बहुत स्पष्ट तौर पर हमने कहा है कि कोई अमेरिकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, कोई नेटो सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। अब हम सुन ये रहे हैं रूस से ये धमकियां हमें ये मिल रही हैं कि जो हम आर्थिक प्रतिबंध हमने लगाए हैं रूस पर, वो ये कह रहे हैं कि अब उनको भी इस लड़ाई के बारे में वो मान रहे हैं। लेकिन ये जाहिर बात है सिर्फ धमकी है पुतिन से, हम नहीं इसको मानते। ये कहते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत करीब से देख रहे हैं कि कोई आपने भी सुना होगा कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे से नहीं जाएगा यूक्रेन में, ना ही हम समझते हैं कि ये यूक्रेन के फ़ायदे में है। ये कहकर हम बहुत स्पष्ट तौर पे हमने कहा है कि हम जो हथियार हैं, ख़ासतौर पे जो डिफेंसिव हथियार हैं, हम यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं मुसलसल, बल्कि हम उनको 1 बिलियन तक ये डिफेंसिव हथियार हमने यूक्रेन को दी हैं और देते रहेंगे हम। बाकी भी हमारे पार्टनर्स हैं। तो ये आपने भी सुना होगा और शायद आपकी रिपोर्टर भी नहीं यही कहा है कि हम इसको बहुत इंटेंशनली और करीब से इसको देख रहे हैं ताकि हम इस लड़ाई को ना बढ़ाएं, लेकिन उसी वक्त हम यूक्रेन को जितना सपोर्ट दे सकते हैं वो हम दें और जितना सजा दे सकते हैं पुतिन को वो हम दें।
साफ तौर पर आप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर किसी भी तरह की सैन्य शक्ति भेजने से इनकार किया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या नाटो। रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं मॉस्को से, उनके भी कुछ सवाल है। मैं चाहूंगी कि एक बार सीधे आपने जो जवाब दिया है मैं उनसे ये सवाल पूछ लेती हूँ। रामेश्वर सिंह जी, जेड तरार को आप सुन रहे थे, वो प्रवक्ता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। उनका ये कहना है कि पुतिन की जो मंशा है उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे और यूक्रेन को हमारी मदद जारी रहेगी। क्या बोलेंगे इस पर आप? रामेश्वर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ऐसा लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन जेड तरार, एक और सवाल जेहन में है। आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई आगे ज्यादा नहीं बढ़े, इसकी कोशिश तमाम देशों की ओर से अमेरिका समेत की जा रही है, लेकिन आज 26वां दिन है। यूक्रेन के तमाम ऐसे शहर हैं जो धू धू कर जल रहे हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। 1500 छोटे मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, 900 के करीब कहा यह जा रहा है कि स्थिति वहां पर इस कदर भयावह है, बुजुर्ग और जवान लोग मारे गए हैं। तो ये स्थिति अगर वहां पर बनी हुई है, लगातार युद्ध आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय करनी होगी और इस युद्ध को हर हाल में रोकना होगा। उसके लिए गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देते। जी, चित्रा, आपने ठीक कहा कि जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं इंतहाई परेशान कुन है और इसमें कोई शायद इनकार नहीं कर सकता कि जो तबाही हम देख रहे हैं यूक्रेन के शहरों में, वो चिंता वाली बात है। इसीलिए हम एक पूरी विश्व में हमने एक ऐसा कोalition बनाया है ताकि हम बोझ पुतिन पे लगाएं कि ये वो फौरी तौर पर ये जो बम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर बंद हो। ये कहते हुए हमने ये भी देखना है कि जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है यूक्रेन में, चाहे वो जितने भी परेशान कुन हैं, इसके हल बहुत आसान नहीं है। तो उस पर भी हमें हकीकत को फेस करना होगा। जितना भी हम कर सकते हैं इस वक्त वो कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, लेकिन ये भी कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मुश्किल हालात हैं और आने वाले दिनों में भी होंगे। सिर्फ मुश्किल हालात नहीं है, बेहद भयावह है। रामेश्वर सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, और भी हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले खार्किव की जल्दी से एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि वहां पर स्थिति किस कदर बनी हुई है, स्थिति कितनी भयावह है। सुपरमार्केट में धमाका होता है, जब खचाखच आप देखिए लोग वहां पर खरीदारी के लिए पहुंचे होते हैं, अचानक से धमाका होता है और फिर चारों तरफ तबाही का मंजर और लोग बदहवास होकर वहां से इधर उधर भागने लगते हैं। और ये सिर्फ खार्किव की एक हिस्से की तस्वीर नहीं, यूक्रेन के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इस हालात को रोकने के लिए गंभीर प्रयास आखिर क्यों नहीं किए जा रहे? और तीसरे विश्व युद्ध की आहट की बात बार बार अगर की जा रही है तो वो स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाती है। जल्दी से हम चाहेंगे आप बताइए जरा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के क्या नतीजे थे कि अगर तृतीय विश्व युद्ध को लेकर बात यहां पर हो रही है तो उसकी गंभीरता को समझने के लिए कोई भी देश तैयार क्यों नहीं है? वो आंकड़े जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम इस बारे में चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे कि मौजूदा जो स्थिति है, आज 26 दिन खिंच गए, ये लड़ाई कितने और दिनों तक चलती रहेगी और गुटबाजी जो होती हुई दुनिया भर के देश अलग अलग गुटों में जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद के हालात क्या होंगे? आप देखिए, तबाही में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था, यानी कि तकरीबन 4 साल लगे थे। करीब 1 करोड़ लोगों की उस दरमियान मौत हो गई थी, 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 2 करोड़ से ज्यादा लोग उस वक्त जख्मी हुए थे बुरी तरह से, जिनमें से बाद में कई लोगों की जान चली गई थी। ये बदहवाह स्थिति, आपको बता दें, ये बदहाली सामने आई थी प्रथम विश्व युद्ध की, जिसने मानव जाति, उसकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2 सितंबर 1945 को 6 सालों तक ये पूरा का पूरा जो दूसरा विश्व युद्ध था वो चला था। आपको बताते चले, जापान के हिरोशिमा पर जब वहां पर परमाणु बम से हमला किया गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद जाकर यह खत्म हुआ था। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान, 87,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की भी उस समय शहादत हुई थी। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कितना भयावह दौर लेकर आया था, इस बात को समझिए आप।
और अगर बड़े देशों के नेताओं की ओर से मौजूदा हालात की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा और रूस और राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से बार बार तृतीय विश्व युद्ध की आहट के संकेत दिए जा रहे हैं, तो आखिर दूसरे तमाम देश जो ताकतवर हैं वो मध्यस्थता करके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन रामेश्वर सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, जेड तरार हमारे साथ जुड़े हुए अमेरिका से, उनका यह कहना है रूस की या राष्ट्रपति पुतिन की जो मंशा है उसमें कभी भी कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। क्या होगा इस पर जवाब आपका? क्षमा करेंगी चित्रा जी, मैंने तरार जी का वो स्टेटमेंट नहीं सुन पाया, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। लेकिन जहां तक आप देखें कि जो भी ये आज के डेट में जो भी कुछ हो रहा है, ये इसका पूरा ब्लेम होना चाहिए अमेरिका और यूरोप को, क्योंकि पूरे 8 साल से ये लोग आज डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं कि आपने देखा 3-4 राउंड बात हो चुकी डायरेक्ट। इसके पहले जो कि बनाया गया था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, मिन्स्क एग्रीमेंट, उसके लिए ये लोग बिल्कुल कोई भी जो है जेलेंस्की जी नहीं आ रहे थे। बार बार स्टेटमेंट उन्होंने, देख लीजिए रशिया का, उन्होंने आह्वान किया आप आए, हम इस पर बात करें कि किस तरीके से हम लुहांस्क और दोनेत्स्क को ऑटोनॉमी देंगे, आप क्या करो जो भी उसमें। अगर शांति सेना को लेकर फैसला लिया जाता है तो क्या होगा? रूस की क्या होगी प्रतिक्रिया इस पर? जी मैंने सुना नहीं। अगर शांति सेना भेजने को लेकर यूक्रेन में कोई बातचीत बन जाती है अमेरिका उसके सहयोगी देशों के बीच में, तो फिर इसके मतलब रूस के लिए क्या समझे जाए? इसके लिए आपको रूस को और पुतिन को समझना पड़ेगा। उन्होंने पहले दिन जो कहा कि एक रेड लाइन है, हमने क्रॉस कर दी है, प्लस तीसरा कोई भी उसमें इंटर नहीं कर सकता, उसका बहुत ही परिणाम बहुत बुरा होगा, वो पहले कह चुके हैं। तो वो कभी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए जो है शांति सेना वहां पर आएगी। और बार बार आप देखें कि हर दिन में 2 बार स्टेटमेंट आता है कि नाटो वहां पर नाटो सैनिक नहीं जाएंगे, अमेरिकन सैनिक नहीं जाएंगे, और हम उनको मदद करते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे, उनको जो है उनको पैसे, उनको बजट में उनको देते रहेंगे, आप लड़ाई करो, लेकिन हम जो है अपने सैनिक को, अपने प्लेन्स को, अपने फाइटर्स को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। तो दिन में कम से कम 2 बार ये स्टेटमेंट आता है यूरोप या अमेरिका का। तो आप समझ सकती हैं मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई शांति सेना वहां पर नहीं आएगी। और इनको चाहिए, अमेरिका नाटो को चाहिए वहां पर मध्यस्थता करें, आके हथियार न दें और आके उनको प्रवोक न करें जेलेंस्की को, और उनको मदद देने की उनको न बताएं कि हम आपके साथ हैं, आके एक शांति वार्ता का आह्वान करें। मेरे ख्याल से तभी ठीक होगा। लेकिन जब तक वो प्रवोक करते रहेंगे अमेरिका एंड नाटो, तब तक ये बंद नहीं होगा ये बात। तो इसके लिए अब मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आते हुए, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी शिवाजी, सीधे आपके पास आते हुए, 26वें दिन ये जंग आपको कहां पर दिखाई दे रही है और अमेरिका का अब जो रुख सामने आ रहा है उसके जरिए क्या ये माने जाए कि रूस को और भड़काने की ये कोशिश हो सकती है? क्योंकि एक तरफ ये संकेत देना कि शांति सेना हम भेज सकते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम तौर पर तमाम सैन्य साजो सामान से मदद भी की जा रही है यूक्रेन की। वहीं बार बार जेलेंस्की की ओर से ये धमकी देना कि हम बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत असफल रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। क्या समझे जाए इसके जरिए, क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है? पैदा हो गई है। ये सच्चाई है कि कोई पीस कीपिंग फोर्स अगर ये यूरोप भेजना चाहता है या नेटो कंट्री, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे पुतिन, क्योंकि इन्होंने साफ पहले ही बोल दिया है नेटो कंट्रीज ने और अमेरिका ने, वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे। और ऐसी यूएन, अगर कोई यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स होती है तो उसका अलग प्रभाव है। यूरोप की कोई पीस कीपिंग फोर्स को नहीं मानेगा पुतिन, और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी तभी मानेगा जब रूस मानता है, तो क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। तो सच्चाई यह है, अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की कोशिश करेंगे तो वाकई इस युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। और अभी हो क्या रहा है, 26 से 27 दिन हो रहे हैं और लड़ाई खींचेगी, क्योंकि कीव गिरने वाला नहीं है। खार्किव जो कि डोनेट्स्क के साथ है, ईस्ट यूक्रेन के साथ है, जो कि एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वो भी नहीं गिरा आज तक। 2 बार रूस ने दावा किया है कि खार्किव उन्होंने ले लिया, मगर यूक्रेन की फौज ने दोबारा ले लिया। इसका मतलब जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई है वो लंबी खिंचेगी, क्योंकि इनके पास हथियार आते जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्टिंगर मिसाइल और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन
ये आते रहेंगे अगर यूक्रेन फौज के पास, तो यूक्रेन फौज लड़ने के लिए मुझे लगता है काबिल है काफी टाइम। और हो क्या रहा है कि ये रूस के जो लंबे रास्ते खींच के आ गए हैं, उनकी सप्लाई चेन भी आज के टाइम में काफी वल्नेबल है, और यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉरफेयर करके वो सप्लाई चेन को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार से जो हथियार ये आ रहे हैं अभी पोलैंड की तरफ से, वेस्टर्न यूक्रेन से, रूस जो है को अभी चाहता है कि किसी तरीके से हथियार ना पहुंचे यूक्रेन में, तो भी ये कुछ हो सकता है। अगर यूक्रेन का कीव नहीं गिरता तो मुझे लगता है ये लड़ाई चलती रहेगी, और कीव को इतनी जल्दी गिरने के चांसेस कम है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले, बातचीत से कोई हल निकले। मिलिट्री सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। मिलिट्री सोल्यूशन लगता है तबाही होगी। यूक्रेन 50 से 60% बिल्कुल बर्बाद हो गया है। रूस को भी इसका काफी हानि हुई है। ऐसा कहना गलत होगा कि रूस को हानि नहीं हुई है। रूस को भी एक प्रकार से जो सैंक्शन लगाए हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको भी नुकसान हुआ है। मेरे को लगता है कि स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे देश आगे आए और मध्यस्थता करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। मगर ऐसा लगता है कि क्या अमेरिका सच्ची कोई सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार है, या वो अपना फायदा देख रहा है, अपने हथियार हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी सोच का और विचार का बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका क्या इस युद्ध में भी अपने हित देख रहा है, और इसके जरिए क्या वो जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है उसमें उसको कामयाबी भी मिल रही है। रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन रुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सबके बीच अमेरिका का जो रुख, जो स्टैंड अब तक बना हुआ है। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, सीधे आपके पास आते हुए, अमेरिका की मौजूदा जो पॉलिसी है इन दोनों देशों को लेकर, वो क्या नजर आती है, और शांति सेना भेजने का संकेत देकर अमेरिका रूस को क्या बताना चाहता है? चित्रा, जो जहां तक शांति सेना का सवाल है, जैसे जनरल शिवाच ने भी बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि शांति सेना का एंडोर्समेंट जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करता तो उसकी कोई मान्यता नहीं जी। नंबर 2, मेरे को लगता है जो शांति सेना है ये शायद पोलैंड वगैरह में डिप्लॉय होगी। अब इसके कारण है, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि वहां जो ईस्ट यूरोपियन देश हैं, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, इनको एक थोड़ा सा मोराल के लिए थोड़ी इनको एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि यस हमारे पास कुछ डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जैसे F-35 जर्मन वगैरह ने भी मांगे, तो ये वो हो सकता है। दूसरा, काफी रिफ्यूजीज आ रहे हैं यूक्रेन के, और उसमें से कई लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं देश में लड़ने के लिए। ये जो शांति सेना है ये कवर अप हो सकता है, ये लोग इनको ट्रेन करेंगे, और वहां पर काफी जगह है, जैसे मैंने पहले शायद एक शो में बताया था, कैरापेथियन माउंटेन्स हैं तकरीबन 1500 किलोमीटर जो कनेक्ट करते हैं रोमानिया से लेकर बल्गेरिया, जिसमें काफी पोर्शन 150 किलोमीटर यूक्रेन के साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, इन लोग को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा हथियारों के साथ। तो ये शांति से ये जो सो कॉल्ड सेना है ये एक डिसेप्शन के तौर पे लगाई जाएगी, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और इनको लॉन्च करने के लिए, जिस प्रकार मैं बोलूंगा ऑपरेशन साइक्लोन में किया गया था। सर, मैं चाहूंगी 2 लाइन में जल्दी से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए, शांति सेना क्या है जिसको लेकर इतनी सारी खबरें सामने आ रही हैं और उससे रूस चढ़ा हुआ है? आपसे ही सवाल है संजय मेस्टन। मेरे से? जी जी। हाँ, तो ये जो शांति सेना है, ये जो मैंने अभी बताया है, ये मेरे को लगता है एक कवर ऑफ ऑपरेशन है, और ये कोवर्ट ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया। जो मैं आपको बता रहा था ऑपरेशन साइक्लोन जो अफगानिस्तान में लॉन्च किया था अमेरिका ने ही, वहां पर सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन था। ये कोवर्ट ऑपरेशन के लिए आ रही है, और यहाँ से इस पूरे इलाके से वहां लोगों को आर्म इक्विप करके लॉन्च किया जाएगा, और वहां लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन की आज की सिविलियंस हैं उनको रूस के प्रति अभी घृणा बढ़ती जा रही है। रोज ये जो बमबारी देख रहे हैं गिरते हुए, उनका मोटिवेशन, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जिस प्रकार उनको मोटिवेट किया है, और आपने खुद देखा है कई शहरों में, वो जैसे मारियापोल में भी अभी उनको टाइम दिया था 5 बजे तक कि आप लोग को आत्मसमर्पण करना है, उन्होंने नहीं किया। खेरसोंग में वो वहां की कॉन्वॉयस रोक के वापस कर रहे हैं रूसी कॉन्वॉयस को। तो ये दिखा रहा है कि वहां लोगों का जज्बा आ गया है। अभी है उनके लिए है सर्वाइवल, लड़ो या मरो। तो वो मरने के लिए तैयार है, और लेकिन लड़ने से पहले, मरने से पहले वो ट्रेन होंगे, लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी देश की स्वतंत्रता का सवाल है। तो इस लिहाज से मेरे को लगता है नेटो ये करेगा। ये जो शांति सेना ये कवर अप है। दूसरा, जो वैसे नेटो और अभी इकोनॉमिक सैंक्शन और देखेगा,
क्योंकि अभी शायद कई जगह ढीले हैं, जैसे गैस वगैरह दिया जा रहा है, शायद वो और टाइटन होगा। और ये मेरे ख्याल दो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जो नेटो लगाएगा। अब सवाल है ज़ेलेंस्की क्या करेंगे जी। मेरे को लगता है ज़ेलेंस्की की जो आज सिचुएशन है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अपने को, क्योंकि एक एनालिस्ट को उनकी देखना पड़ेगा, उन्होंने आज अपने देश को मोटिवेट कर दिया है। सारे वहां के लोग एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या अब वो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला क्या होगा? नेटो की मेंबरशिप ना होना मेरे को नहीं लगता इतनी अभी, चलो वो मान लिया कि उन्होंने नेटो मेंबरशिप डिक्लाइन कर दी, लेकिन जो रिकॉग्निशन है डॉनबैस का, क्रीमिया का, क्या वो मानेंगे? मेरे को नहीं लगता मानेंगे। इसका यही कारण सबसे ज्यादा अहम हो जाता है सब। बिल्कुल, मैं फौरन लौट रही हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते हुए उसके बाद मैं आसिफ रमीज सीधे आपके पास रुक करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें 26वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच। इन सब के बीच कीव के शॉपिंग सेंटर पर रूस ने दागी है मिसाइल। बड़ी खबर सामने आ रही है, कीव के शॉपिंग सेंटर पर रूस की ओर से दागी गई है मिसाइल। कीव में रूसी हमले में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि खार्किव में सुपर मार्केट पर रूस की गोलाबारी हुई। लाइन में खड़े लोगों पर रूस की गोलाबारी, जिसमें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से अफरा तफरी का आलम वहां पर पैदा हो गया। अब तक जो जानकारी सामने आई है, 900 आम नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 115 बच्चों की जान जा चुकी है, जबकि यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे, लेकिन आप देखिए किस तरह से जो आम लोग हैं, जो आम आदमी है, वो किस तरह से इस हमले का शिकार हो रहा है। खार्किव की तस्वीरों के जरिए आपने देख लिया होगा। प्रोफेसर सीधे आपके पास आते हुए आसिफ रमीज दाऊदी साहब, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, इसको रोकने के लिए गंभीर प्रयत्न क्यों नहीं दिखाई देते? 26वें दिन दोनों मुल्क कहां पर खड़े हुए हैं? और ये जो बार बार तृतीय विश्व युद्ध की धमकी की बात सामने आ रही है कि अगर बातचीत असफल रहती है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्या इसके संकेत आप भी इस वक्त पढ़ रहे हैं? चित्रा जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और इसके तरफ कोई बहुत सीरियस एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके में ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और आगे कौन इसका सबसे अच्छा फैसला लाने में मदद कर सकता है। पहले मैं बताऊं कि बेनिफिशियरी कौन है, उसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप देखें कि नेटो की जो फोर्सेस हैं या अमेरिका में आप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इन लोगों का शुरू से एक रवैया रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुतिन ने जो किया वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन नहीं है, लेकिन अगर इतने दिनों के बाद, 26 दिनों के बाद, लगभग 1 महीना खत्म होने के बाद, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे नेटो की, और अगर यूक्रेन भी कह रहा है और ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि हम अब मेंबरशिप नहीं लेंगे, तो ये बात अगर पहले समझ में आ गई होती तो ये तमाम चीजें आती नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने के पीछे कई लोगों की कॉन्स्पिरेसीज, साजिशें और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, जिसमें आप अगर मिलिट्री आप वेपन्स की या एम्यूनिशंस की बात करें, जो कोल्ड वॉर के दरमियान जो वो चीजें बढ़ जाती हैं, वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़े मुल्कों का उसमें फायदा है। और अभी अमेरिका का इस तरह से बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस कहना कि हम कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करते रहोगे, आप ये देखेंगे आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको बताऊं, जो आपके विजुअल्स में देख रहा था यूक्रेन के अंदर, खार्किव के अंदर सुपरमार्केट के में किस तरह से बड़ी खबर आ रही है, सब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें उत्तराखंड से खबर आ रही है, पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है, पुष्कर सिंह धामी फिर से चुने गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से अपनी विधायकी का चुनाव हार गए थे, हालांकि आखिरी के कुछ महीनों में ही उनको मुख्यमंत्री की कमान देकर उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी थी भाजपा ने। पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों आकर उन्होंने दिल्ली में तमाम बड़े आला नेताओं से मुलाकात की थी। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है, पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पुष्कर धामी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। उत्तराखंड के कई ऐसे बड़े नेता जो रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। एक बार फिर से बीजेपी ने अपने युवा चेहरे पर ही डाउन लगाए हैं, पुष्कर धामी को ही उत्तराखंड की कमान सौंपी है और पुष्कर धामी ही होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। आपको बताते चले, जब विधानसभा के चुनाव थे उसमें खटीमा से
अपनी किस्मत आजमाई खटीमा, जो उनका गृहनगर है, लेकिन वहां से पुष्कर धामी चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद इस बात को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुष्कर धामी को बदलकर किसी और चेहरे पर बीजेपी दांव लगा सकती है। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। विधायकों की बैठक थी, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिलीप सिंह राठौर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, पुष्कर सिंह धामी नहीं होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला, वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो धामी के पक्ष में गई और इनको विधायक दल की बैठक में अपना नेता विधायकों की ओर से चुना गया है? देखिए चित्रा, जिस तरीके से 6 महीने का वक्त इनको मिला, 6 महीने के वक्त में इनको साफ तौर पर इनकी हार जरूर हुई, लेकिन ये माना गया कि 6 महीने में इन्होंने कोशिश की और यही वो वजह थी मुख्य तौर पर जिसके बाद इनको चेहरा चुना गया मुख्यमंत्री पद का। सोशल मीडिया पे काफी समय से इनका नाम चल रहा था, लेकिन माना यह भी जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, लिहाजा उनके नाम पर ये सहमति नहीं बनेगी। लेकिन आला कमान ने फाइनली उन्हीं के नाम पर मोहर लगाई है और पूरी तरह से ये संदेश दे दिया है कि जिस तरीके से बार बार शाबाशी देकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपा के गए थे, उससे साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी पर उन्होंने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। चित्रा, वो बड़ी वजह क्या रही और पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। काफी ज्यादा चहल पहल भी इस वक्त देखने को मिल रही है। वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अगर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायकी हार जाता है, उसके बावजूद बीजेपी आला कमान की ओर से तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार करके धामी के नाम पर ही मोहर लगाई जाती है, तो इसके पीछे वो कौन कौन से बड़े कारण हैं जिसने धामी के ऊपर ही विश्वास जताने के लिए बीजेपी आला कमान को मजबूर किया? देखिए चित्रा, युवा होने के बाद पहले तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा वो यहाँ के विजुअल्स दिखाएं आपको। जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, पब्लिक है काफी ज्यादा, और वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि बड़े नेता जल्द से जल्द बाहर आए। और उस विधायक दल की बैठक में वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये माना गया कि उनकी कम उनका युवा चेहरा जिसने उत्तराखंड के लोगों को अट्रैक्ट किया, 6 महीने का वक्त उनको मिला। माना यह जा रहा था कि हर हालात में उत्तराखंड को एक नया सीएम मिल जाएगा और ये मान के चल रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट जीत जाएंगे। और जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली, उसी तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री पुष्कर सिंह धामी को भी मिलेगी, लेकिन वो अपनी सीट हार गए। और यही वजह है कि इस पशुपेश में लगातार देहरादून से दिल्ली की दौड़ होती रही और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पर ही विश्वास जताया गया। देखिए होलाष्टक की वजह से ये माना जा रहा था कि होलाष्टक की वजह से कोई भी। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य
यह सब सारे लोग सर जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल है जो सीएम बदलने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह दायित्व सौंपा गया था कि वो उत्तराखंड जाएं और वहां पर विधायकों से बातचीत करके नाम पर मुहर लगाई जाए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पर देखिए पार्टी दफ्तर में किस तरह से नारेबाजी हो रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के ऊपर ही बीजेपी आला कमान ने और वहां के विधायकों ने अपना नेता चुनकर उनके ऊपर भरोसा जताया है। आपको बताते चले 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी उन्होंने। उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट भी वो रहे युवा मोर्चा के। 2008 तक उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 3 जुलाई 2021 को जब बीजेपी की ओर से दो मुख्यमंत्रियों को दरकिनार कर उनको कमान सौंपी गई थी और ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ था कि 5 सालों में ही 2 मुख्यमंत्री बदलकर तीसरा चेहरा लेकर आया जाता है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी ने प्रचंड जीत उत्तराखंड में हासिल की और शायद उसी जीत का इनाम दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को। दिलीप सिंह राठौर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी उत्तराखंड के दफ्तर में देखने को मिल रही है। अगर आप वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर पाएं। और इसके साथ ही पत्रकारों ने राजनाथ सिंह से यह भी सवाल पूछा कि उम्मीद है कि 5 साल तक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का कुछ इतिहास रहा है बीजेपी को लेकर जिसने 5 सालों में 3 चेहरे बदल डाले। दिलीप, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो आतिशबाजी का दौर बाहर शुरू हो चुका है और लोग बेहद खुशी के माहौल में हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा फोकस करे कैमरे को बाहर की तरफ, ताकि रोशनी, अगर पब्लिक जो जिस तरीके से शोर बाहर है और आतिशबाजी का दौर बाहर है, वो शायद हमारे दर्शकों को कुछ हद तक दिखाई दे सके। गेट बंद है, लेकिन गेट बंद होने के बाद भी बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों की भीड़ है और जो पूरी तरह से जश्न मना रही है। न केवल बीजेपी की जीत का 47 सीटों के बाद जिस तरीके से जबरदस्त विक्ट्री बीजेपी को मिली, उसका जश्न पूरी तरह से बीजेपी मना नहीं पाई थी, वो आज आखिरकार पूरा जीत मनाने के मूड में है, क्योंकि सही मायने में आज उनको मुख्यमंत्री भी मिल गया है। तकरीबन 10 दिनों तक उनके पास जीत तो थी लेकिन मुख्यमंत्री नहीं था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताकर आला कमान के द्वारा ये साबित कर दिया गया कि युवा चेहरों पर उनका भरोसा अभी भी कायम है। चित्रा, युवा चेहरे पर भरोसा अभी भी कायम है, उनके साथ छवि है। 45 साल की उम्र में उत्तराखंड की कमान दी गई थी सबसे युवा चेहरे के तौर पर। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन चूंकि चेहरा पुष्कर सिंह धामी ही थे उत्तराखंड के और बीजेपी ने वहां पर फिर से प्रचंड जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश के साथ ही, शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा कि पुष्कर सिंह धामी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास व्यक्त किया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से पटाखे इस वक्त फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कई चेहरे नाम में आगे चल रहे थे उत्तराखंड के, बड़े बड़े चेहरे, लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए ये सेहरा अपने सिर पर फिर से सजा लिया है। यहीं से किस तरह की चुनौती, और मैं चाहूंगी दिलीप पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं आप, इस वक्त किस तरह का माहौल है बीजेपी के दफ्तर में, और कुछ लोगों से अगर आप बातचीत भी कर पाए। देखिए चित्रा, अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो आपको नजर आएगा यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करेंगे यहाँ पर। अब जिस तरीके से दोबारा एक नया चेहरा सामने न लाकर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, पुराना चेहरा नहीं है, हमारा बहुत युवा चेहरा और चर्चित चेहरा ही है। और पुराने समय के ये अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, सब रहे हैं, तो लोकप्रिय नेता है हमारे उत्तराखंड के बहुत। इसमें नए चेहरे का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। चित्रा, महिलाएं भी हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। आप आइए जरा एक मिनट बात करिए। क्या नाम है आपका? प्रदेश मंत्री बीजेपी। बड़ा जश्न का माहौल है, दोबारा से पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया और जनहित में निर्णय। कैमरे के सामने जी 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 राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया पुष्कर सिंह धामी जी पर दोबारा फिर मौका मिला, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट आई, तो इसलिए बहुत अच्छी उम्मीद है कि आगे भी सभी को साथ लेके चलेंगे और उत्तराखंड प्रदेश का अच्छे से संचालन करेंगे। खुशी का बहुत जबरदस्त माहौल है। आप थोड़ा सा आगे आइए, बताइए। खुशी का जबरदस्त माहौल है, पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है।
पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने उनके नेतृत्व में इतनी। ठीक है दिलीप, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जश्न का माहौल बीजेपी के उत्तराखंड दफ्तर में, आखिरकार नाम पर मोहर लग गई। उत्तराखंड के फिर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके ऊपर बीते 6 महीनों में बड़ा भरोसा जताकर कमान सौंपी गई थी बीजेपी आला कमान की ओर से। अब शपथ वो किस तारीख को लेंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर, और चुनौतियां जिस तरह की पुष्कर सिंह धामी के सामने अब यहीं से खड़ी हो जाएंगी, उस पर भी लगातार हम सवाल करते रहेंगे।